गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम स्टूडेंट। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स प्री फाउंडेशन क्लासेस और इन ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मोशन यानी गति। ओके, हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये आज हमारा 7वां लेक्चर चल रहा है। इन 6 लेक्चर्स के अंदर इन द फर्स्ट 2 लेक्चर यानी पहले 2 लेक्चर्स में हमने गति के बारे में जाना कि गति क्या है, गति के प्रकार क्या है, गति का वर्गीकरण क्या है होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने अगले 3-4 लेक्चर्स के बारे में के अंदर हमने पढ़ा था विस्थापन के बारे में और दूरी के बारे में कि दूरी हमारी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, इनकी परिभाषाएं क्या होती है, दूरी में और विस्थापन में क्या समानता होती है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होते हैं, इनसे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। फिर लास्ट में हमने इस पे Q&A भी किया था, यानी हमने क्वेश्चन एंड आंसर का एक वीडियो बनाया जिसमें हमने बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन, हमारे जो सिंगल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, फिर इसके बाद में पिछली क्लास के अंदर यानी L6 लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको स्टार्ट किया था चाल और वेग। ठीक है, वेग तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, अभी हम चाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आज चाल के बारे में डिस्कस भी करेंगे और वेग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा चाल रिवाइज कर ले कि हमने चाल के बारे में क्या क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद हम आएंगे किस पर, वेग पर आ जाएंगे। ठीक है, तो बात करूं अगर मैं चाल की, तो जो हमारी ये चाल है यानी जिसे हमने स्पीड बोलते हैं, जनरली इंग्लिश में हम बात करते हैं मोस्टली स्पीड बोलते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है हमारा ये। तो स्पीड या चाल की अगर मैं बात करूं तो चाल के बारे में मैंने आपको क्या बताया, तो सबसे पहले आपको परिभाषा बताई फर्स्ट में कि चाल क्या होती है, वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या था कि मैंने आपको ये भी बताया था, दूसरी परिभाषा जिसे कह सकता हूं मैं कि क्या, एक वस्तु के द्वारा दूरी में परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम चाल कहते हैं। अब ये जो दूरी में परिवर्तन की दर है ये हमें ये भी बताएगी कि जो चाल है या फिर मैं कह सकता हूँ जो दूरी है वो कितनी तेजी से बदल रही है, यानी चाल कितनी ज़्यादा है, या दूरी कितनी धीरे बदल रही है यानी चाल कितना कम है। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि चाल हमें ये बताती है कि दूरियाँ तेजी से परिवर्तित होती है या धीरे परिवर्तित होती है। बदलती है वो तो ठीक है, लेकिन बदलना भी तेजी से होगा या धीरे होगा। तेजी से बदलेगी तो चाल ज़्यादा, धीरे बदलेगी तो चाल कम। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में मैंने बताया था चाल का सूत्र जो होता है दूरी बटा समय। फोर्थ में हमने बताया था आपको चाल के बारे में कि चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। नॉर्मली व्हीकल्स में हम यूज़ करते हैं किलोमीटर पर ऑवर। फिर इसके बाद में आ रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, उसमें मैंने कहा था कि जो चाल होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। अगला बताया कि चाल जो होती है अदिश राशि है। फिर कहा कि जो चाल होती है वो केवल दूरी और समय पे निर्भर करती है, और लास्ट कहा कि चाल पथ पर निर्भर करा करती है, ना कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर। फिर इसके बाद हम चाल के प्रकार पढ़ रहे थे और चाल के प्रकारों में हमने एक प्रकार पढ़ लिया था जिसे मैंने बताया था औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल यानी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, माय मिस्टेक। ओके, तो छोटी सी मिस्टेक को भूला, आगे बढ़ते हैं। तो क्या था, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। और औसत चाल क्या होती है, तो औसत चाल के बारे में मैंने कहा कि जो चाल की हम बात करते हैं वो 95% मान लो कि हम औसत की ही बात करते हैं। वाई एवरेज कि क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, अगर जयपुर से दिल्ली जा रहे हो तो जयपुर से दिल्ली के अगर जो 100 किलोमीटर का रास्ता है और मैंने बोला कि 100 किलोमीटर जब आप चलोगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा 60 की स्पीड से स्टार्ट किया बाइक और 60 की स्पीड से चलते रहोगे जब तक दिल्ली ना आ जाए। ऐसा तो होता नहीं है, कभी बीच में रुकना भी पड़ता है, कभी हमें गाड़ी धीरे भी करनी पड़ती है, तो कभी हम तेज भी करते हैं, कभी 20 की स्पीड से चलोगे तो कभी 80 की स्पीड से भी चलोगे, कभी कहीं रुकना पड़ा तो 0 की भी हो जाएगी। तो क्या होता है, गति के दौरान जनरली सामान्यतः क्या होती है, चालें बदलती रहती है। अब बदलती रहती है तो क्या होता है कि अगर कोई आपसे जैसे दिल्ली पहुंचे और पूछ ले कि भाई किस स्पीड से आया चाल गंगापुर से, तो क्या बोलोगे कि पहले बस से चला, फिर 20 से आया, फिर 50, फिर 60, फिर 70, ऐसे 20-25 चालें तो गिनाने से रहे। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम औसत निकाल लेते हैं। औसत का मतलब क्या, उन सब की चालों की जगह हम क्या करेंगे, सबको हम दूरियों को जोड़ेंगे,
समय को जोड़ेंगे, फिर हम दूरी को समय को डिवाइड कर देंगे, यानी दिल्ली से जयपुर कितना दूरी था, ठीक है, और वहाँ से आने में कितना समय लगा, उसको डिवाइड करके हम सिंपल सा औसत बता देते हैं, जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट होता। तो उसी को हम कहते हैं औसत चाल। औसत चाल निकाला कैसे करते हैं हम, कि हम कुल दूरी देखते हैं, कुल समय देखते हैं, और कुल दूरी को कुल समय से हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कुल दूरी बटा कुल समय जो होता है उसे हम कहते हैं औसत चाल, यानी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो औसत चाल हमारे पास आ गई थी कि तय की गई कुल दूरी को तय की गई कुल दूरी को दूरी तय करने में लिए गए समय से डिवाइड करो, आपके पास औसत चाल आ जाएगी। अब औसत चाल हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली चाल के बारे में, जिसे हम कहते हैं ताक्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, क्या होती है देखो बोर्ड पे। हाँ, तो देखो बच्चों, बात करनी थी हमें किसकी, ताक्षणिक चाल की। तो देखो ताक्षणिक चाल क्या होने वाली है आपके पास, ये होती है मेरी ताक्षणिक चाल, ये ताक्षणिक और ये चाल, ये हो गई आपकी क्या, ताक्षणिक चाल। ठीक है, आगे परिभाषा भी पढ़ेंगे। इस परिभाषा के अंदर क्या आता है, ताक्षणिक चाल। अब देखो, अगर थोड़ा बहुत संधि वंधि पढ़ी हो हिंदी में, ध्यान दिया हो थोड़ा बहुत हिंदी में भी, तो ये तो ताक्षणिक है, ये तो बनता है आपका किससे, एक वर्ड से, जहाँ है क्षण। क्षण का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी हम क्या करते हैं, यदि हमें जो चाल चाहिए वो एक निश्चित क्षण पर हो, उसे हम कहते हैं ताक्षणिक चाल। देखो पहले परिभाषा देखो, फिर उस परिभाषा को डिस्कस करके हम समझ भी लेंगे कि ये क्या बल्ला है। ठीक है, तो ताक्षणिक जो चाल होती है उसकी परिभाषा होती है कि किसी वस्तु की, क्या होती है, किसी वस्तु की निश्चित क्षण पर, किसी वस्तु की एक निश्चित क्षण पर चाल, किसी वस्तु की एक निश्चित क्षण पर चाल ताक्षणिक चाल कहलाती है। क्या कहा हमने, किसी वस्तु की एक निश्चित क्षण पर चाल ताक्षणिक चाल कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। अब देखो ये जो हमारी ताक्षणिक चाल है, एक स्पीड जो है ये क्या हमें बताती है, तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है आपका वो है ये मेरा ताक्षणिक चाल में निश्चित क्षण। और ये ताक्षणिक का मतलब ही होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय का एक निश्चित बिंदु, निश्चित क्षण की हम बात करते हैं, और उस निश्चित क्षण पर जो उसकी चाल होगी उसी को हमने ताक्षणिक चाल कहना है। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझो अच्छे से। देखो एक एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल से आपको मतलब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कैसे, अब क्या हुआ आपको, देखो इस बार ना हम ए बी ले लेते हैं, सिटीज हम बहुत सारी ले चुके हैं, इस बार हम ए से बी पे जा रहे हैं। तो मान लो एक कार है और कार जो हो रही है ए से बी पर जा रही है, ठीक है, और मैंने कहा कि कार की ए से बी के बीच में दूरी है आपके 100 किलोमीटर और समय लगा 1 घंटा, यानी एवरेज स्पीड हो गई 100/1 यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी औसत चाल हो गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो हमारी क्या थी, औसत चाल थी। लेकिन ये भी हम चीज़ जानते हैं कि नॉर्मली कि जब ए से बी पे हमारी जब कार चली होगी, ठीक है, ये कार लग नहीं रही, कार मान लो, तो अगर ये कार हमारी ए से बी पर गई होगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा 100 की स्पीड रखी होगी। ठीक है, कभी 100 से बढ़ के 120 भी हुआ होगा, कभी घट के 80 भी हुआ होगा, कभी घट के 7, तो कभी घट के 140 भी हुआ होगा। ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी घुमावा गया तो धीरे भी करनी पड़ी है, तो कभी अगर हमारे पास सुनसान रोड है तो हम बढ़ा भी दिए हैं। तो इस तरह से चाल बदल रही है, हमने इनका सबका क्या निकाला है, औसत निकाला हुआ है। अब क्या होती है कि कभी कभी औसत हमें मोस्टली रिक्वायर तो होती है, लेकिन कभी कभी औसत की हमें ना जरूरत पड़ के हमें चाहिए कि एक उस निश्चित समय पर, एक निश्चित टाइम पर उसकी चाल क्या थी। और वो कैसे, कि मान लो यहाँ पे एक बस और इधर से आ रही थी, ठीक है,
इधर से कार चल के आ रही है, इधर से बस चल के आ रही है। अब जब कार और बस इधर से चल के आ रही और मान लो बेचारों से गलती हुई, उनको दिखाई नहीं दिया और कार और बस की क्या हो गई है, टक्कर हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है, कार बस की टक्कर हो गई। ठीक है, अब एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हुआ तो क्या होता है, जब एक्सीडेंट होता है तो हम क्या देखेंगे कि इस कार और बस का जब एक्सीडेंट होगा तो क्या डैमेज होगा, और जब ये डैमेज होगा तो वो आपका डैमेज यानी कितनी बस टूटी कितनी कार टूटी, वो डैमेज जो होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि औसत चाल क्या थी, वो इस टाइप चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जब ये टकराई उस टकराने के समय पर इनकी चाल क्या थी। कि अगर टकराते समय दोनों की चाल 5 और 5 थी तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रैच होके रह जाएगा कि ये भी धीरे से आ रही थी, ये भी धीरे से आ रही थी, पार्किंग करते वक्त बेचारी टकरा गई, 5 की 4 की स्पीड थी, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत स्क्रैच आएगा, डेंट आ जाएगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मानो कि ये जब टकराई तब 5 की नहीं, दोनों 50-50 की स्पीड से चल रही थी, ये भी 50 की स्पीड से आ रही थी, ये 50 की स्पीड से आ रही थी, दोनों में टक्कर होगी तो क्या होगा, दोनों को अच्छा खासा नुकसान होगा और कोई सवारी होगी तो फिर उनके हो जाएंगे। तो वही चीज़ होगी क्या कि वो डैमेज जो हो रहा है यानी कितनी बड़ी दुर्घटना है या छोटी दुर्घटना है वो किस पे डिपेंड करेगी कि उस निश्चित क्षण पर जब टक्कर हुई तब चाल कितनी थी। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि एवरेज कितना था, औसत क्या था, औसत से कोई मतलब नहीं है। औसत चाहे 100 हो, चाहे औसत 10 हो, चाहे औसत 1 लाख हो, लेकिन उस निश्चित क्षण पर जब टक्कर हुई तब चाल क्या थी, वही हमारी इस डैमेज को डिफाइन करती है। तो हमारी कभी कभी किसी केस में हमें ये भी चाहिए होता है कि जब चाल की हमें उस निश्चित क्षण पर एक निश्चित बिंदु पर कि उसकी चाल क्या थी, और वो चाल हमें कौन बताएगा, ताक्षणिक चाल। उस चाल को हम ताक्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, और भी अगर मैं एग्जाम्पल लेके बताऊं तो क्या होता है, आप कभी मूवी वगैरह में देखा होगा, जब जो पुलिस वाले होते हैं वो चाल को मापने के लिए एक ऐसा वाइट सा लेके रखते हैं यंत्र, और उस वाइट से डिवाइस से क्या होते हैं, वो चाल मेजर करते हैं। तो वो जो चाल मेजर की जाती है वो भी क्या होती है, ताक्षणिक चाल। कि उसी पर्टिकुलर पॉइंट से जब वो जाता है तो किस स्पीड से जा रहा है वो हमें ताक्षणिक चाल बताती है। तो कभी कभी कई बार हमें, मोस्टली हम एवरेज की बात करें, लेकिन कई बार हमें उस एक निश्चित बिंदु या निश्चित क्षण पर भी चाल की आवश्यकता होती है कि वो हमें कौन देती है, ताक्षणिक चाल हमें वो बताएगी। तो इस तरह से हमारी ताक्षणिक चाल भी काम आती है एक निश्चित बिंदु या निश्चित क्षण पर चाल को। ठीक है, तो देखो हमारा पहला हो गया, औसत चाल हो गई है, ताक्षणिक चाल हो गई है। अब नंबर 3 पे आता है हमारा, देखो 2 हैं, एक साथ ही लिख देता हूं, बता देते हूं। एक कहलाती है हमारी एक समान चाल, जिसको मैं कहता हूं यूनिफॉर्म स्पीड। एक होती है हमारी असमान चाल, जिसको बोल सकते हो आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो एक समान और असमान क्या होती है, तो अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे, लेक्चर देखे होंगे, तो कुछ कुछ याद आया होगा कि एक समान हम और असमान हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कब किया था कि पहले जब हमारा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर हुआ होगा, जिसमें मैंने आपको गति के प्रकार बताए थे, तो वो एक समान गति और असमान गति बताई थी। ये भी वही है, एक समान चाल और असमान चाल में कोई अंतर नहीं है, सेम है। क्या कि एक समान चाल क्या होगी, देखो एक समान चाल क्या होती है कि किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में, या फिर मैं एकांक छोड़ो, किसी भी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां यदि समान होती है तो उसे हम एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, यदि वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां समान होती है तो उसको हम एक समान चाल कहते हैं।
इसी तरह असमान चाल क्या होती है, तो वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां अलग अलग होती है तो उसको हम असमान चाल कह देते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसा समान गति में असमान गति में आपको समझाया था, एक्सप्लेन किया मैंने वहाँ पे अच्छे से, वही सब कुछ है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी एक पॉइंट भी मैंने चेंज नहीं किया, वही वहाँ पे था वही यहाँ पर है कि समान समय अंतराल में अगर दूरी समान तो उसे एक समान बोलते हो, समान समय अंतराल में अगर दूरियां समान नहीं है तो उसे असमान बोलते हो। जैसे मान लो कि आपके पहले घंटे के अंदर वो 1 किलोमीटर चला, अगले में भी 1 किलोमीटर चला, अगले में भी 1 चला, तो उसे हम कहते हैं क्या, एक समान चाल। जबकि अगर पहले 1 घंटे में चला 1 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में चला 2, अगले 1 घंटे में चला 3, तो दूरियां अलग अलग, तो क्या होगी, वो असमान चाल होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी एक समान चाल, समान समय अंतराल में समान दूरियां, असमान चाल समान समय अंतराल में लेकिन दूरियां असमान होती। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सभी चालों के प्रकार, औसत चाल, ताक्षणिक चाल, एक समान चाल और असमान चाल। अगला टॉपिक है हमारा वेलोसिटी यानी वेग। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी या वेग क्या है हमारा, तो वेग हमारा वही है जो हमारी चाल है, फर्क सिर्फ इतना है कि वेग आपका विस्थापन पे डिपेंड करता है और चाल आपकी दूरी पे डिपेंड करती है, इसके अलावा कोई खास अंतर नहीं है। ओके, बिल्कुल सब कुछ सेम है, जहां वहां दूरी था यहाँ विस्थापन हो जाएगा, इतना सा अंतर आपको करना है, बाकी उसी के अकॉर्डिंग आपकी चीजें चलेगी। कैसे, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम किससे, परिभाषा से। तो वेग की परिभाषा क्या होती है। ओके, तो पहली चीज मैं बात करूं, अगर मैंने चाल की परिभाषा बताई थी, क्या बताई थी, एकांक समय में तय की गई दूरी। यहाँ पे आपको इतना सा फर्क करना है कि आपको एकांक वही रखना है, समय वही रखना है, में भी वही रख देना, तय किया गई दूरी की जगह बन जाएगा आपका तय किया गया विस्थापन। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो इतनी सी चेंजेस है आपके विस्थापन की और कुछ नहीं है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। जो चाल थी वो थी क्या हमारी, एकांक समय में तय की गई दूरी, यहाँ वेग है और वेग हमारे विस्थापन को नापेगा ना कि दूरी को, तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। यानी विस्थापन पे डिपेंड करता है वेग, कि एकांक समय में कितना विस्थापन चलेगा उसको हम वेग कहेंगे। और चाल में आप अच्छे से समझ चुके हो, तो उसी तरह आप यहाँ भी वही सेम चीज है कि एकांक समय का मतलब क्या है आपका, एकांक का मतलब है कौन, एक समय, यानी आपका समय जो जिसमें भी आप मापो, सेकंड में, मिनट में, घंटे में, या फिर आपकी मर्जी हो जिसमें तय किया गया विस्थापन की बात हम पहले कर ही चुके हैं कि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो एकांक समय में जितना विस्थापन वो तय करेगा उसको हम कहेंगे वेग। कि अगर मान लो 1 सेकंड में 5 मीटर का विस्थापन हो रहा है तो वेग होगा कितना, 5 मीटर पर सेकंड। 5 मिनट में 50 मीटर चल रहा है तो वेग होगा कितना, 50/5 10। 1 घंटे में 1 किलोमीटर का विस्थापन हो रहा है तो हो जाएगा कितना, 1। यानी एकांक समय में, यानी 1 मिनट, 1 सेकंड या 1 घंटे में कितना चल रहा है, कितना विस्थापन हो रहा है, उसे हम क्या कह देते हैं, वेग कह देते हैं। अब देखो आगे इसकी बात करूं मैं, तो वेग के बाद हम बात करते हैं इसकी भी दूसरी डेफिनेशन की।
यानी अथवा लगा के हम अगली डेफिनेशन कहें तो वही डेफिनेशन जो चाल में थी, चाल में बोला था मैंने आपको दूरी में परिवर्तन की दर, अब यहाँ दूरी को रिप्लेस करेंगे विस्थापन जी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, विस्थापन में क्या लिखोगे, देखो विस्थापन में परिवर्तन की दर विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। जो चाल थी वो हमें दूरी बता रही थी विस्थापन, और जो वेग है वो हमें विस्थापन को रिलेट करेगा कि विस्थापन में परिवर्तन जो हो रहा है, यानी विस्थापन जो आपका बदल रहा है वो किस स्पीड से बदल रहा है, स्पीड सॉरी किस रेट से बदल रहा है, वो तेजी से बदल रहा है या धीरे बदल रहा है, वो हमें बताएगा वेग। वेग ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे विस्थापन तेजी से बदला, वेग का मान कम होगा तो हम कहेंगे कि विस्थापन धीरे धीरे बदला। ठीक है, तो ये है हमारा वेग। दूरी में होता तो चाल, वेग सॉरी विस्थापन में होगा तो वेग होगा। ठीक है, अब यहां पर ये हमारी परिभाषा कंप्लीट हो गई। इसके आगे आते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट की बात करें हम इसके बाद विस्थापन और वेग में, तो देखो वेग के हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट ये कि इसका सूत्र क्या है, तो बेटा वेग का जो सूत्र होगा वो होगा क्या, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ठीक है, वेग क्या होता है कि अगर आप लोग विस्थापन को समय से डिवाइड कर दो तो हमें मिल जाता है वेग। वेग को जनरली हम v से बताएंगे, विस्थापन को आप x से बताओगे, समय को t से बताओगे, तो फॉर्मूला बनेगा v इक्वल s अपॉन t। वेग को v से दिखाते हैं, v फॉर द वेलोसिटी, s फॉर डिस्प्लेसमेंट, t फॉर द टाइम। सो द वेग का फॉर्मूला होता है v अपॉन s, v इक्वल s अपॉन t, यानी वेग होगा विस्थापन और समय का अनुपात। सूत्र ये भी कहाँ से आया, वहीं से आया हमारी परिभाषा से। परिभाषा जी ने कहा था एकांक समय में, क्या कहा था हमारी परिभाषा ने, कि एकांक समय में विस्थापन जो होगा, एकांक समय में जो भी विस्थापन होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। तो एकांक समय में विस्थापन का मतलब है विस्थापन जी ऊपर आएंगे, समय नीचे आएगा। पहले बता चुका हूँ जो भी एकांक होता है वो नीचे रख देते हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनता है वेग का, कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इस फॉर्मूले को यूज करोगे आपके पास आ जाएगा वेग। जैसे अगर आपको कहा गया फॉर एग्जांपल कि 5 घंटे में 50 किलोमीटर का विस्थापन हो रहा है, तो आप वेग निकालिए। तो कैसे निकालोगे, वेग को, विस्थापन को रखोगे ऊपर, समय को रखोगे नीचे। तो ये 50 बटा 5 कहानी आई किस पे, 10 पे। ओके, इसके बाद आगे आते हैं हम, ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट आता है कि आपका यूनिट यानी मात्रक। तो सर जी क्या होता है, जो वेग है वो चाल के ही इक्वलेंट है, ज़्यादा अंतर है नहीं, बस चाल दूरी पे और वेग विस्थापन पे। तो इसीलिए इनके दोनों के मात्रक सेम होते हैं और क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड होते हैं। ठीक है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, नहीं ऐसा ही है मीटर पर सेकंड, और जनरल होता है वही आपका किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आपका सूत्र हो गया, का मात्रक हो गया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या, वेग के बारे में। देखो तो कहानी कहती है हमारी कि जो वेग होती है वो सदिश राशि है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि वेग एक सदिश राशि है। अब ये लोग तो आप लोग ये तो जानते ही हो कि जो सदिश राशियाँ होती है उनमें दिशा होती है,
यानी सदिश वो राशियां है जिनको व्यक्त करने के लिए आपको परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। यानी आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो हम कार उड़ा रहे हैं वो ऊपर उड़ा रहे हैं या नीचे उड़ा रहे हैं, पूर्व में उड़ा रहे हैं या पश्चिम में उड़ा रहे हैं या कहीं और ही उड़ा के ले जा रहे हो। तो जो कार उड़ रही है उसकी दिशा भी हमें बतानी पड़ेगी, उसी को हम कहते हैं सदिश। तो जिस तरह हमें विस्थापन में दिशा चाहिए होती है, उसी तरह सदिश और वेग जो होती है वो भी सदिश है। यानी उसको व्यक्त करने के लिए आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर कार मुझे लेके जानी है गंगापुर जाने के लिए 20 की स्पीड से, तो आपको 20 की स्पीड से उत्तर से जाना है या 20 के चाल से आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से आपको दक्षिण में जाना है। उत्तर में जाओगे तो अलग सिटी आ जाएगी, दक्षिण में जाओगे तो अलग, आसमान में जाओगे तो आसमान आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है हमारे वेग के लिए कि वेग को दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, और दिशा की आवश्यकता क्यों होती है तो वो भी देख लो कि जो वेग है हमारा वो है हमारा कौन, विस्थापन बटा समय। जो वेग है हमारा वो है विस्थापन बटा समय, राइट, बिल्कुल राइट है। अब वेग अगर विस्थापन बटा समय है तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि वेग दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, या तो विस्थापन पे करता है या समय पे करता है। अब समय तो पहले ही कह चुका हूँ मैं कि ये तो अदिश है, लेकिन विस्थापन जी क्या है, सदिश है, वेक्टर है। और विस्थापन अगर सदिश है तो आपका वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। कल लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा भी था कि अगर उस पिछले में कि चाल वाले सूत्र में दूरी अदिश है इसीलिए वो अदिश है, तो इसी यही सेम यहाँ पे कि विस्थापन सदिश है और इस विस्थापन की वजह से ही वेग भी सदिश है। ओके, अब इसके बाद आती है हमारे पास वेग जो होता है, अगला पॉइंट, ये वेग जो है हमारा ये चाल की तरह नहीं है कि मेरा हमेशा ही पॉजिटिव ही रहूं मैं, इसका ये ऐसा कोई नखरे नहीं है। ये बेचारा विस्थापन की तरह कि कभी मैं पॉजिटिव रह लूँगा, कभी मैं नेगेटिव रह लूँगा, और हो सकता है कि गति चलती रहे बस, लेकिन मैं क्या हो जाऊँ, वापस जीरो हो जाऊँ। तो वेग जो होता है वो गति के दौरान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और इसका कारण अगर मैं पूछूं तो आप भी जानते हो क्या कारण है इसका, कि जो कारण विस्थापन का था वही कारण इसका है, क्या कि ये जो है आपकी कैसी राशियां है, सदिश है, वेक्टर है। अब अगर ये वेक्टर है, सदिश है, इसका मतलब क्या है कि सदिश जो होते हैं उनका एक गुण है क्या, कि एक तरफ वो पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ वो नेगेटिव है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ नेगेटिव है। तो अगर कार आपने ऊपर उड़ाई तो वेग में मुझे रखना पड़ेगा प्लस का 25, अगर कार आप नीचे लेके जा रहे हो तो रखना पड़ेगा माइनस का 25, पूर्व में लेके जा रहे हो तो रखोगे प्लस के 25, तो अगर पूर्व की जगह पश्चिम में जाओगे तो रखना पड़ेगा माइनस का 25। तो इसी वजह से चूंकि वेग एक सदिश है तो एक तरफ पॉजिटिव होता है एक तरफ नेगेटिव होता है, इसी कारण जो वेग है गति के दौरान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। और यदि ए से चल के आप चलते चलते वापस घूम के ए पे आ जाओ तो फिर क्या होगा, विस्थापन जीरो हो जाएगा, तो वेग होगा वो भी वापस जीरो भी हो सकता है, चलते चलते भी जीरो हो सकता है कि अगर हम प्रारंभिक बिंदु पे लौट के आ जाएं तो। अगला पॉइंट आता है हमारा कि जो हमारा वेग है वो भी केवल दो ही कहानी पर निर्भर करेगा, एक तो हमारे विस्थापन जी पे निर्भर करेगा और एक हमारे समय पर निर्भर करेगा। वेग होता है वो भी दो पर ही निर्भर करता है, एक केवल विस्थापन पे निर्भर करता है और एक केवल समय पे निर्भर करता है। अगला पॉइंट है हमारा कि वेग जो है वो चूंकि विस्थापनों पर निर्भर किया करता है और विस्थापन हमारे इतने सीधे हैं कि ये केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं, इसीलिए वेग भी हमारा प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, वेग जो होता है वो भी हमारा प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, कि क्या होगा कि वेग इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप गंगापुर से जयपुर गए, इस बात पे नहीं कि गंगापुर से आप जयपुर जब गए तो आप किस रास्ते से होकर गए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो न्यूनतम लंबाई देखनी थी और न्यूनतम लंबाई से विस्थापन मिलेगा, विस्थापन से वेग मिलेगा। तो वेग जो होता है वो प्रारंभिक अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि पथ पर। तो इस तरह से ये हुआ हमारा वेग भी कंप्लीट हो चुका है कि वेग क्या होता है, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। वेग
या फिर विस्थापन में परिवर्तन की दर। सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय, मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ये भी एक सदिश राशि है क्योंकि विस्थापन सदिश है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये केवल विस्थापन और समय पर निर्भर करता है और ये प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, ना कि पथ पर निर्भर करता है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा वेग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वेग के प्रकार पढ़ेंगे जो होंगे कौन से, औसत वेग, ताक्षणिक वेग, असमान और एक समान। जो चाल में थे वही सब कुछ इसमें पढ़ने और वही डेफिनेशन है, तो फटाफट खत्म भी हम कर देंगे। फिर उसके बाद में हम जानेंगे इन दोनों के बीच समानता और असमानता। हालांकि हम पढ़ चुके हैं तो आपको पता भी होगी, समझ में भी आ गया होगा कि दोनों में क्या समानता है और दोनों में क्या असमानता है। फिर उसके बाद में हम इनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे ताकि आपके और भी समझ में आएगा और सीख जाओगे कि आपका वेग क्या है, विस्थापन क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे सीखोगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।